तो हम लोग को जैसे कि पढ़ना है इनकम टैक्स के कैलकुलेटर्स के बारे में कि इनकम टैक्स में कौन कौन से कैलकुलेटर्स हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये देखो, ये कैलकुलेटर्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे वेबसाइट पे। अभी कैसे दिखे हैं, मैं फिर से एक बार होम पे आ जाता हूँ या फिर मैं नया टैब ही खोल लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग लिखोगे इनकम टैक्स इंडिया .gov.in, ठीक है। सबसे पहले इस साइट पे आ जाना। अब यहाँ पे क्या होगा, नीचे आइएगा, जहाँ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रखे हैं वहाँ पे आपका है टैक्स कैलकुलेटर। तो टैक्स कैलकुलेटर पे आप क्लिक करिएगा तो ये सारे टैक्स टूल्स आ जाते हैं। अब ये सारे जो टैक्स के टूल्स जो दिख रहे हैं आप लोग को, इसमें देखो मेडिकल फैसिलिटी, ये सारे के सारे टूल्स दिख रहे होंगे आपको। और यहाँ पे टैब्स है कि ऑल देखना है, कि इंडिविजुअल एचयूएफ का सिर्फ देखना है, फर्म्स एलएलपी का देखना है, कंपनीज का देखना है, कौन कौन से टूल्स दे रखे हैं। तो लगभग सबके टूल्स दे रखे हैं और लगभग ऑल पे ऑन है, लगभग सब देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ परक्यूजिट्स होंगे, कुछ अलाउंसेस मिलेंगे। लगभग हम लोग ने सैलरी हेड कंप्लीट कर लिया है, मैंने परक्यूजिट्स भी पढ़ लिया, हम लोग ने अलाउंसेस भी पढ़ रखा है। सबसे पहले देखो मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी ये परक्यूजिट होता है, रेंट पे एकोमोडेशन परक्यूजिट होती है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो अलाउंस कैलकुलेटर है, ये चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस है। फिर ये एचआरए आप कैलकुलेट करते थे, याद है फॉर्मूला 50 और 40% ऑफ सैलरी, एक्चुअल रेंट रिसीव या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो ये सब खुद ही ये कैल्क कर देगा। इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर भी यहाँ पे दे रखा है, ये हम लोग यूज़ कर चुके हैं पहले ही, मैंने शुरुआत की वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था इसको यूज़ करके, जो हम लोग स्लैब रेट लगाना सीखे थे। नाउ इसको हम दोबारा नहीं देखेंगे। डिफर्ड टैक्स कैलकुलेटर है ये, ठीक है ना। अगर कुछ प्रोविजंस है तुम्हारे, कुछ इधर उधर पैसा लगा रखे हो, डिफर्ड टैक्स निकालना है तो उसके लिए कैलकुलेटर है, टैक्स कैलकुलेटर। ये तीनों हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। तो अब इसके बाद देखो नीचे अगर जाते हो ना सेकेंड पेज पे, तो सेकेंड पेज पे भी देखो कई आपको टैब्स मिलेंगे, कई कैलकुलेटर मिलेंगे। अब देखो एडवांस टैक्स कैलकुलेटर है, अगर एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना है। टीडीएस कैलकुलेटर है, ये टीडीएस कैलकुलेटर तो हम तब पढ़ेंगे जब टीडीएस पढ़ेंगे हम लोग। एडवांस टैक्स भी तभी पढ़ेंगे जब एडवांस टैक्स पढ़ेंगे, जो कि आगे के चैप्टर्स हैं। बाकी ये पीरियड ऑफ होल्डिंग, कैपिटल एसेट्स है, टैक्सेबिलिटी ऑफ एजेंट्स कमीशन हो गया, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, ये सब आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आप लोग देख रहे होगे फर्स्ट पेज का जो है हमारे पास, ये थर्ड पेज मैं ओपन कर रहा हूँ। हाँ, इसमें देखो थर्ड पेज में तो मिल गया हम लोग को, ये तो रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है, बट कार फैसिलिटी हमें मिल गया। कार फैसिलिटी हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कंसेशनल और इंटरेस्ट फ्री लोन, ये भी हम लोग देख सकते हैं, बिग परक्यूजिट में, दोनों पे परक्यूजिट में। नेक्स्ट ग्रेजुटी, ग्रेजुटी रिटायरमेंट बेनिफिट है, अभी हम लोग ने रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी क्लास का पढ़ा नहीं है, पढ़ लेंगे तो ये कर लेंगे हम लोग। लिव इन कैशमेंट भी रिटायरमेंट बेनिफिट है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 यू नहीं, अभी डिडक्शन हम लोग नहीं पढ़े हैं। नेक्स्ट क्या है, 80D है, 80C है, इंटरेस्ट ऑन एनएससी हो गया, पार्टनर्स रेमुनरेशन हो गया, रेजिडेंशियल रेजिडेंट कैलकुलेटर ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जब स्टार्टिंग में रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे थे हम लोग। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये सब भी नहीं पढ़ना। तो यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ पहले पेज पे और थर्ड पेज पे हमें सैलरी से रिलेटेड कुछ आइटम्स मिले हैं जिनको हमें स्टडी करना है। तो चलिए आज हम लोग इसी को स्टडी करते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पे, मेडिकल फैसिलिटी पे। तो जब भी हम लोग मेडिकल फैसिलिटी, वहाँ पे जब मैं क्लिक, अब क्या है मेडिकल फैसिलिटी है, दिस कैलकुलेटर इनेबल्स वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट्स फॉर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय बाय हिज एम्प्लॉयर इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया। मेडिकल फैसिलिटी चाहे इन इंडिया दो चाहे आउटसाइड ऑफ इंडिया दो, मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया, अगर इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी मिली। अब सबसे पहले तो किस असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं 2021। मेडिकल एक्सपेंडिचर पेड और रिम्बर्स बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कितना रिम्बर्स किया है तुम्हें, तो सपोज करो हमें दिया है 70,000 रुपीज़। क्या आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो? यस, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं। कैलकुलेट, जैसे ही कैलकुलेट कर रहा हो, पूरा का पूरा 70,000 रुपये क्या है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट, पूरा का पूरा टैक्सेबल परक्यूजिट है। और अगर हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं होते तब कैलकुलेट करते हैं तो 1 रुपये टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। तो यही है, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम सपोज करो 1.5 लाख रुपए दे रहे हो तो देन कैलकुलेट भी देखो कर रहे हो, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं हो तो कुछ टैक्सेबल नहीं है।
और यहाँ पे देखो अगर टिक कर दिया स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो और मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया, तो पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल है। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे क्या मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर मेडिकल फैसिलिटी कहाँ लेते हो, आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो उस केस में क्या होगा। अच्छा एक और चीज़ में रह गया वहाँ पे, अगर असेसमेंट ईयर 2021 ही लेंगे, अगर सपोज करो 15,000 रुपीज़ है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ही है, ठीक है, और कैलकुलेट करते हैं तो 15,000 भी टैक्सेबल बिकॉज ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं होता तो एग्जाम्प्ट होता, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड ऑफ इंडिया की। अगर मेडिकल फैसिलिटी कहाँ ले रहे हो, आउटसाइड ऑफ इंडिया, कंपनी उसका खर्चा उठा रही है जो भी है, तो 2021 असेसमेंट ईयर, ग्रॉस टोटल इनकम जो देखिए कितना है ग्रॉस टोटल इनकम। ये ग्रॉस टोटल इनकम किसकी देखी जाती है, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम सपोज करो 4,50,000 रुपीज़ है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अब्रॉड, तो करीबन 2.5 लाख रुपए खर्च हुआ आपके ऊपर। ठीक है, सॉरी 25 लाख कह रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए खर्च हुआ है। परमिसिबल लिमिट of expenses allowed by RBI for amount permissible by RBI please refer। ठीक है ना, यहाँ पे जाकर के आपको देखना पड़ेगा कितना RBI की क्या गाइडलाइन है। ठीक है, तो ये गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन को आपको पढ़ करके आपको समझना पड़ेगा, तो इतना लंबा हम लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम $2,50,000, यानी 2,50,000 $US की बात कर रहा है फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, अब देखो लिमिट कितनी है, 4 फरवरी 2004 को 25,000 लिमिट थी, इसमें 50,000 लिमिट थी। इस समय लिमिट है करीबन $2.5 लाख। $2.5 लाख तक का लिमिट गवर्नमेंट ने दे रखा है, इलाज के खर्चे के ऊपर $2.5 लाख तक के खर्चे हो जाएंगे, तो अलाउड है। उसके ऊपर अगर खर्चा करोगे तो अलाउड नहीं है। तो मैंने 2.5 लाख रुपया लिखा है, मैंने डॉलर नहीं लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे करीबन कितना है, परमिसिबल लिमिट कितनी है, परमिसिबल, चलो इसको मैं 3 सपोज करो, परमिसिबल लिमिट होती 2 लाख सपोज। अब क्या है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड कितना हुआ, 20,000 रुपीज़। इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, यस, अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो क्या होगा, तो ये देखिए 2 लाख रुपीज़, 2,50,000 रुपीज़ क्या हुआ है आपका, एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट पे। ठीक है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस इनकर्ड उसमें कितना हुआ है, 20,000 रुपये, और परमिसिबल लिमिट कितनी है, 2 लाख रुपीज़। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट बता रहा है आपको कितने पे टैक्स देना पड़ेगा, 70,000। ये ऑटोमेटिकली खुद ही कैलकुलेट कर लिया। और अगर तुमने परमिसिबल लिमिट अगर पूरा का पूरा 2.5 लाख रुपए लिख दिया होता है और फिर कैलकुलेट किया होता है, तो देखो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट सिर्फ कितना आता है, सिर्फ 20,000 रुपये, है ना, यानी कि सिर्फ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ले रहा है। और अगर सपोज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं दिए होते तो 1 रुपया टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं है। बात समझे, तो ये जो मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड ऑफ इंडिया आप इजीली यहाँ पे आकर के कैलकुलेट कर सकते हो। अब तो आरबीआई किसका गाइडलाइन लोकेशन, आरबीआई ने तो लिमिट बना के रखी है, $2.5 लाख तक अलाउड है। ठीक है, मतलब $2.5 लाख से ज्यादा अगर खर्चा होता तो वो तो पूरा टैक्सेबल होगा। $2.5 लाख US को कन्वर्ट करो मन रुपए में। ठीक है, USD 2 लाख, क्योंकि भाई रेट फ्लक्चुएट होता रहता है ना। INR करीबन 1,84,59,700 रुपये।
समझ गए? काफी बहुत लंबा ज्यादा होगा। है सर। हाँ, काफी लिमिट है। फॉरेन में कोई इलाज कराएगा तो खर्चा तो बढ़ ही जाता है। अब चलो देखो यहाँ पे, अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। वापस टेक्स्ट टूल्स पे आएंगे हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे रेंट फ्री एकोमोडेशन की। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन सब लोगों ने पढ़ ही रखा है। अब देखो याद है, सबसे पहले तो ये पूछना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एकोमोडेशन का है होटल है कि अदर देन होटल है। ठीक है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। मान लीजिए अदर देन, पहले तो अदर देन गवर्नमेंट है, अदर देन होटल है, होटल नहीं है। अब पूछ रहा है पहले बताओ बेसिक सैलरी कितनी है, तो ये सब तुम्हें भरना पड़ जाएगा। क्वेश्चन अगर कहीं है तो क्वेश्चन वाला पूरा डाल दो कि करीबन मान लो उसकी 20,000 रुपये सैलरी है, तो 2,40,000 रुपये उसका हो गया। और डी ए फ्रॉम पार्ट ऑफ सैलरी कितना है, डी ए कितना है, मान लेते हैं 60,000 रुपये, डी ए हो गया। कमीशन कुछ नहीं है, एनी अदर कमीशन कुछ नहीं है, फीस कुछ नहीं है, बोनस कुछ नहीं है। ठीक है ना, मॉनेटरी पेमेंट विच इज टैक्सेबल कुछ नहीं है, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, हाँ ये लिख लेते हैं, मान लो 20,000 रुपये करीबन टैक्सेबल अलाउंसेस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ एकोमोडेशन है कैसा। एकोमोडेशन नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, accommodation owned by the employer and population is 10 to 25 lakh, accommodation in remote area, accommodation 25 लाख से अधिक population, accommodation owned by employer is up to 10 lakh। तो सबका लाइन से कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं सबसे पहली चीज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर ही है और 10 लाख से कम पॉपुलेशन है। ठीक है, इफ हाउस इज नॉट ओन्ड बाय, ये तो तब लिखना है, फिलहाल तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पूरा का पूरा दो देखो 24,000 रुपये फाइनली टैक्सेबल पर क्यूजेट आ रही है। ठीक है, 24,000 रुपये टैक्सेबल पर क्यूजेट आ गई अगर 10 लाख रुपए, 10 लाख से अगर कम की पॉपुलेशन है वहाँ पे। अगर 10 से 25 लाख पॉपुलेशन है तो मतलब यहाँ तुमको दिमाग अपना नहीं लगाना, बस यहाँ वैल्यू डालना अपने आप को कैलकुलेट करके किनारे कर 32,000 रुपये। अगर 25,000 रुपये से ज़्यादा पॉपुलेशन, 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो टैक्सेबल वैल्यू पर क्यूजेट आ गई 48,000। रिमोट एरिया में है तो, रिमोट एरिया समझ रहे हो सब लोग, रिमोट एरिया हम लोग नहीं कवर किए थे पढ़ाई में। यहाँ देखो रिमोट एरिया में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता है। जैसे याद है कोल माइंस इनसे ऐसी जगह पे है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। बहुत ही ऐसी जगह पे रिमोट एरिया जहाँ पे शहर और बहुत दूर है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एकोमोडेशन इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का खुद का नहीं होता किराए पे लेके। तो इफ हाउस इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर देन एंटर द अमाउंट रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कितना रेंट दे रहा है, हर महीना 6,000 रुपये मान लो रेंट दे रहा है, तो करीबन 72,000 रुपीज एम्प्लॉयर ने रेंट दिया है। अब कहता है इंटर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, अगर ऐसा कुछ है तो फर्नीचर नीचे कुछ नहीं डाल रखा है, फर्निश्ड एकोमोडेशन होता तो यही भरते। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, हमारी सैलरी से कुछ भी नहीं काटा गया है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 48,000 रुपये टैक्सेबल है, टैक्सेबल वैल्यू पर क्यूजेट। अनूप यस सर। बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? यस तो ये तो हम लोग समझते हैं। अब गवर्नमेंट का भी निकाल लिया जाए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा। अब देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अब फिर से बेसिक सैलरी। अब देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की केस में देखो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है लाइसेंस फीस ऑफ एकोमोडेशन डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। वही बोल रहा है जो डिटरमाइन कर रहा है गवर्नमेंट, याद है ना, एज पर गवर्नमेंट रूल होता है। लाइसेंस फीस सपोज करो गवर्नमेंट ने कितना लेके चल रही है, 84,000 रुपीज। अब इंटर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, अगर तुम्हारे मकान में फर्नीचर लगा है तो वो डाल दो, और तुम्हारी सैलरी से कुछ काटा है तो यहाँ तो गवर्नमेंट जो बताएगी वही सीधे सीधे टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है इतना, टेंशन है बताओ। इस तरह से होटल एकोमोडेशन का भी निकल जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में छोड़ दो। अच्छा नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दे रखा है। अब यहाँ पे तुमको होटल का देखो यहाँ पे दे रखा है ना, बेसिक सैलरी पे डिफाइन करनी होगी। कमीशन हो गया, एनी अदर कमीशन, सॉरी
बोनस हो गया, मॉनेटरी पेमेंट विच इज टैक्सेबल, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेज, रेंट पेड एंड पेबल टू होटल, कितना तुमने होटल को तुमने रेंट दिया है सब बताना पड़ेगा, तब जाकर ये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स निकाल देगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या है, अदर देन अगर गवर्नमेंट होता है यानी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो भी सेम चीज़ है, बस तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने होटल में कितना पेमेंट किया है भाड़ा। वापस आते हैं हम लोग टेक्स्ट टूल्स पे। तो देखो हम लोग ने दो टेबल्स हम लोग देख लिए, दो टूल्स, हमने मेडिकल फैसिलिटी देख लिया, रेंट फ्री अकोमोडेशन देख लिया। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस वैसे भी सब लोग को क्लियर है, क्योंकि एक बार मैंने ऐसे भी मैंने चेक करके बताया था आप लोग को। अगर आप 20-21 असेसमेंट ईयर की बात करते हैं और ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको कितना मिल रहा है, सपोज करिए हर महीने का 4,000 रुपये मिल रहा है या 3,000 रुपये मिल रहा है, तो 36,000 रुपये मिल रहा होगा, 36,000 मिल रहा है। वेदर एसएससी हैंडीकैप नहीं है तो कैलकुलेट करो तो पूरा 36,000 आई थिंक टैक्सेबल आ जाएगा। लेकिन अगर हैंडीकैप है तो पूरा का पूरा एग्जाम। ठीक है, आपको पता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस अब सिर्फ हैंडीकैप्ड के लिए ही है, और बाकी रेजिडेंशियल बाकी लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो सवाल उठता है स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या हैंडीकैप्ड को नहीं मिलेगा, उससे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा प्लस ये भी मिलेगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। अब चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंसेस चलिए डिस्कस करते हैं। आपको पता है दो ही चिल्ड्रंस के लिए मंथली हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस कितना मिल रहा है। फर्स्ट चाइल्ड के लिए दोनों के लिए 400 रुपये महीना मिलता है, तो 4,800 रुपीज़ मिल रहा होगा, 4,800 रुपीज़ दोनों के लिए। नंबर ऑफ मंथ रिसीव अबव अमाउंट, अच्छा सॉरी महीने का बताना, 400 रुपये 12 महीना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जेम्प्टेड हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, आपको पता है 300 रुपये एग्जाम्प्ट होता है, 3600 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 7200, 1200 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये था आपका हॉस्टल एक्सपेंडिचर। अब होता है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के लिए क्या, उसका भी ऐसे ही खुलेगा। मान लो एक बच्चे पे कितना मिल रहा है, 300 रुपये मिल रहा है, 300 रुपये इसका, 300 रुपये सेकेंड स्टूडेंट, और नंबर ऑफ मंथ रिसीव 12 महीना 2400 रुपये एग्जाम्प्ट हो गया, बाकी 2400 रुपये टोटल टैक्सेबल होगा। गोरख क्यों आसान है, अच्छा है कि नहीं है? हाँ सर इसमें अच्छा है सर, इसको मंथ को कम या ज्यादा मतलब कम भी हो सकता है ना, जो मंथ 12 मंथ है उसको 8 मंथ या 10 मंथ हो सकता है। तुमने जुलाई में कंपनी ज्वाइन किया तो जुलाई से तुमको मिल रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से डाल देना कितने मंथ का मिला। अब चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन हॉस्टल भी हो गया। अब हम बात करेंगे क्या, हाउस रेंट अलाउंस की। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा आपकी बेसिक सैलरी क्या है, पहले बताइए। तो बेसिक सैलरी वही कर लेते हैं, 2,40,000 रुपये कर लेते हैं। डीए फार्मिंग 60,000 रुपये कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर एक कमीशन छोड़ दीजिए। एचआरए रिसीव कितना एचआरए मिलता है आपको, 3,000 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये के हिसाब से मान लेते हैं 60,000 रुपये मिल रहा है। रेंट कितना पे कर रहे हो, हम 6,000 रुपये के हिसाब से रेंट पे करते हैं, 72,000 रुपीज। अब टेक इफ रेजिडिंग इन मेट्रो सिटी, चलो ठीक है मेट्रो सिटी में रेजिड कर रहे हैं, कैलकुलेट कर लो। एग्जेम्प्टेड एचआरए हो गया 642 और फ्लेक्सिबल हो गया 18,000 रुपये। और अगर यहाँ नहीं होता तो, मेट्रो सिटी नहीं होता तो देखिए आप बता रहा है तब भी सेम होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि 60,000 रुपये ही रेंट देता है, जितना मिलता है उतना पूरा रेंट पे देता है, तब बताइए, तब तो पूरा खर्च कर दे रहा है, कायदे से तो पूरा एग्जेम्प्ट होना चाहिए। लेकिन देखो 30,000 रुपये टैक्सेबल, 30,000 रुपये एग्जेम्प्ट हो गया। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता तो क्या होता, मतलब मेट्रो सिटी में अगर होता तो क्या होता, तब भी सेम होता। उस पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है?
और अगर सपोज करो वो कम देता है, 6-60 हज़ार मिलता है, लेकिन वो रेंट कितना देता है, 48,000 ही देता है। और मेट्रो सिटी में तो 18,000 रुपये एग्जाम, 42,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा उल्टा, क्योंकि कम दे रहा है ना, ज़्यादा पैसा उसका बच रहा है। और अगर मेट्रो सिटी में नहीं होता तो तब भी सेम है। क्लियर हो गए सब लोग को? सर मेट्रो सिटी का यहाँ कोई मतलब नहीं है तब तक तो। बेसिकली हम लोग वैल्यू ऐसा दे रहे हैं ना, इसीलिए कोई मतलब नहीं निकल रहा है। वैल्यू थोड़ा चेंज करेंगे तो थोड़ा सा असर पड़ेगा, क्योंकि यार तुमको पता है 50% और 40%, वैसे भी सैलरी का 50 और 40% बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं समझे? तो उसको तो पकड़ते ही नहीं हम लोग, घूम फिर के बस वो नाम मात्र के लिए फॉर्मूले में रहता है। क्योंकि तुम्हारे तो 3 लाख का आधा तो 1.5 लाख हुआ ना, तो 1.5 लाख तो किसी होता ना, विच एवर इज लोअर, तो 1.5 लाख तो किसी भी हालत में कम नहीं होगा। 40% भी ले लो, यस सर। तो अगर हमारे चारे बढ़ाएं, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए चारे मिल रहे हैं, और कितना खर्च कर रहे हैं, 1,60,000 रुपये। अब देखो कैलकुलेट करो, ठीक है, कितना एग्जाम, कितना टैक्सेबल। अब कैलकुलेट करो मेट्रो सिटी। अब 1,30,000 हो गया, पहले 1,20,000 था ना, अब 31 और 20,000 रुपये अगर मेट्रो सिटी में है तो 1,30,000 रुपये एग्जाम्प्ट हो गया, 20,000 रुपये टैक्सेबल। लेकिन मेट्रो सिटी में नहीं रह रहे तो 1,20,000 रुपये एग्जाम्प्ट, 30,000 रुपये टैक्सेबल। अब फर्क पड़ गया ना गोरख? यस सर। चलिए वापस आते हैं। इनकम टैक्स कैलकुलेटर में नहीं पढ़ना है, डिफर टैक्स कैलकुलेटर, इनकम टैक्स कैलकुलेटर याद होगा, हम लोग स्लैब रेट निकालते थे इस पे। असेसमेंट ईयर, मेल हो, सर ये फीमेल सब हो, कैलकुलेटर रेजिडेंट हो। कहाँ से मिला है सर? अरे इनकम टैक्स कैलकुलेटर कहाँ से, वहीं से तो आया है, टैक्स टूल में ही तो था। ठीक है, इनकम टैक्स कैलकुलेटर, ठीक है। अब इनकम टैक्स कैलकुलेटर में हम उसके सैलरी इनकम, सारी इनकम बताएंगे, तब जाके वो टोटल इनकम करके कैलकुलेट कर देगा। डिफर्ड टैक्स कैलकुलेटर ये सब हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हम लोग इनकम टैक्स कंप्लीट कर लेंगे, तब हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं। बाकी टैक्स कैलकुलेटर हम लोग पढ़ चुके हैं। टैक्स कैलकुलेटर में तो बस इनकम बताना था, वो स्लैब रेट बता देता था। असेसमेंट ईयर, टैक्स पेयर, मेल है फीमेल, रेजिडेंशियल स्टेटस में टैक्सेबल इनकम, टैक्स आ जाता था। ये ऑलरेडी हम लोग पीछे की वीडियोस में पढ़ चुके हैं, इसलिए दोबारा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अब हम लोग को पता है थर्ड टैब में कुछ और फीचर हैं जो सैलरी से रिलेटेड है, सीधे उस पर पहुँचते हैं। इसमें सबसे पहला है कार फैसिलिटी। अब देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे टैक्सेबिलिटी ऑफ मोटर कार परक्यूजिट्स, टैक्सेबिलिटी ऑफ अदर देन कार परक्यूजिट। पहले तो कार परक्यूजिट्स की बात करेंगे। सेलेक्ट द नेचर ऑफ कार, ऑफिशियल यूज है, प्राइवेट यूज है कि बोथ यूज है। अगर हम लोग बात करते हैं बोथ यूज है, ठीक है। अब कहता है कार ओनर कौन है, ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की ही कार है और एम्प्लॉयर ही खर्चा उठा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट द क्यूबिक कैपेसिटी, ये छोटी ही कार है, सारे महीने के लिए दिया गया है, ओके। तो 21,600 रुपये आपकी सैलरी में ऐड होगा। और अगर ड्राइवर भी आपको प्रोवाइड किया गया है तो 900 रुपये तो सब में जुड़ता जा रहा है। 32,400 रुपये आपके लिए टैक्सेबल सैलरी। किसी को कोई दिक्कत इसमें? बड़ी कार होगी तो क्या हो जाएगा, 2,400 रुपये हो जाएगा, सबको पता है, ठीक है ना। 24 और 9 33, 24 और 900 3300 होता है, ठीक है। अरे भाई बोलो हाँ या ना। यस सर। यस यस सर। हाँ, ये आसान है, मतलब कहने वाला ये बहुत आसान है। हम लोग बैठ करके वहाँ इतना मगजमारी कर रहे थे, हालांकि हम लोग ने एक टेबल बना के इसको समझा था। अब देखिए यहाँ पे अगर एम्प्लॉय की कार होती
सर सॉरी लेकिन रनिंग हम लोग खर्च। को वो कैलकुलेटर नहीं पढ़ाए थे सर, जब इनकम टैक्स पढ़ाए थे तो। अब पीछे के वीडियो में है, इसमें तुम जाके देख सकते हो, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। स्टार्टिंग में जब स्लैब रेट यस हम सर, लोग पढ़े थे, ठीक है। उस समय ध्यान नहीं रहा होगा इसलिए नहीं पढ़ाया होगा। अब देखिए यहाँ पे, अगर एम्प्लॉय खर्चा उठा रहा है और एम्प्लॉयर की कार है, छोटी कार है तो 600 रुपये, बड़ी कार होती तो 900 रुपये, ड्राइवर की सुविधा होती तो 1800। समझ गए ना सब लोग? मैं एक ही महीने पे दिखा दे रहा हूँ, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अगर क्या है, कार भी एम्प्लॉय की ही होती तो काहे का परक्यूजिट, कार भी एम्प्लॉय का खर्चा भी एम्प्लॉय उठाए तो काहे का परक्यूजिट। चलो, खर्चा हम एम्प्लॉयर का कर देते हैं। छोटी कार है तो सीधे 1800 रुपये ऑफिशियल पर्पज माना जाएगा, ठीक है। अब अगर क्यूबिक कैपेसिटी अगर ऊपर होती तो कितना, 2400 रुपये माना जाता। ड्राइवर होता तो 3300 हो जाता। टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने टोटल खर्चा कितना किया, मान लो इस महीना 5000 रुपये। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय कुछ नहीं रुपए, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कितनी होगी, 1700 रुपये। यही आपको फायदा हुआ, कंपनी ने 5000 रुपये उस महीने खर्च किया आपके गाड़ी के ऊपर, है ना। बोथ पर्पज यूज हो रही है, ध्यान रहे। 3300 रुपये ऑफिशियल पर्पज के लिए मान लिया जाएगा, बाकी 1700 रुपये आपकी परक्यूजरी, आपकी पर्सनल बेनिफिट माना जाएगा। समझ में आया सब लोग को? यस सर। पूरी तरह से हाँ, पूरी तरह से अगर Yes, प्राइवेट यूज sir. होता है, हाँ, एम्प्लॉयर की कार होती है, एम्प्लॉयर ही खर्च कर रहा है और पूरी तरह से प्राइवेट यूज के लिए दे रहा है। तो कॉस्ट ऑफ कार बताओ, कार कितने का है, तो कार मान लो करीबन 10 लाख की कार है। आगे डेप्रिसिएशन देखो, वेयर एंड टियर इतना जुड़ेगा तुम्हारी सैलरी में, वैल्यू पर क्यूट तो सीधे सीधे हो गई 99,906। हायर चार्जेस अगर भाड़े पे लिया होता तो, सैलरी ऑफ ड्राइवर अगर होता तो पूरी सैलरी की वैल्यू जुड़ जाती। अब मान लो 5,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं तो पूरा 5,000 रुपये सैलरी में सीधे देखो जोड़ दे रहा सब। लो, और बढ़ गई, बड़ी भयंकर हो जाएगी। रनिंग एक्सपेंसेस, रनिंग एंड मेंटेनेंस बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कितना रनिंग मेंटेनेंस कर रहा है तो करीबन 5,000 रुपये खर्चा हो जाता है। लो, सब में जोड़ दिया। क्या होगा, तो कार मत ही लो तो अच्छा है। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय अगर किया गया तो माइनस हो जाएगा, 2,000 रुपये तुम्हारी सैलरी से काट लिया जाएगा इस सुविधा के लिए, तो सब में से माइनस भी हो गया, 1,95,000 आ गया। सर इसमें तो एम्प्लॉय लॉस में चला जाएगा सर। लेकिन मान लो अगर एम्प्लॉय की सैलरी करोड़ों में हो तब तो उसके लिए कोई टेंशन ही नहीं है। यस सर। चलिए, अब ऑफिशियल है पूरी तरह से तो कोई परक्यूजिट नहीं है, ऑफिशियल है तो कुछ पूछेगा ही नहीं, परक्यूजिट है ही नहीं। समझ गए सब लोग? अदर देन कार है, यस सर। ऑफिशियली यूज कर रहे हो तो कोई परक्यूजिट नहीं है। ऑफिशियल एंड प्राइवेट यूज बोथ है। टोटल एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयर, अब आप देख लो एक एम्प्लॉयर ने कितना खर्च किया उस गाड़ी के ऊपर, तो सपोज करो 5,000 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है, तो 900 रुपये ऑफिशियल पर्पज मान लो, तो वैल्यू पर के 4100 होगा। अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय, नॉर्मली बाई को एक होता है 1,500 रुपये, काफ़ी है इतना लिख लो। तो 900 रुपये ऑफिशियल यूज, 600 रुपये आपके लिए परक्यूजिट्स मानी जाएगी। कहीं कोई दिक्कत? टोटल मिला के 7,200 रुपये। नहीं सर। तो मोटर देखो, कहने का मतलब क्या है, देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ तुम लोग को, ये तुम लोग को बताने का ये मकसद है कि पहला तो अनूप ने पूछा है इसलिए बता रहा हूँ, दूसरा नंबर ये भी है कि कल को मान लो तुम 3 साल बाद, 4 साल बाद, या कहीं भी कभी भी किसी भी समय अगर तुम किसी को अगर कैलकुलेट करके सब बताना चाहते हो और तुमको ये नहीं क्लियर है कि क्या अपडेट्स हुआ है, क्या चेंजेस हुआ है, क्या कुछ अमाउंट्स में 2400 का 2600 हुआ, 2800 हुआ, 3200 हुआ है, तो ये चीज़ तुम तुरंत यहाँ पे आके टैक्स कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो और तुम्हें एकदम कंफर्म हो जाएगा कि नहीं नहीं, जो मैं देख रहा हूँ वो सही है कि गलत है। तो अपने आप को कंफर्म करने के लिए सबसे अच्छी जगह है ये। क्यों सही है कि नहीं सही है? क्योंकि हर साल आपको पता है इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं और कंफ्यूजन बढ़ जाता है, तो उस कंफ्यूजन को क्लियर आप यहाँ से कर सकते हो। कंसेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मान लो कंपनी दे रही है। असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर 2021 है। लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर तुम्हें लोन मिला है तब तो सर जी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं बनती है,
लिखा है नथिंग वुड बी चार्ज एज टैक्स, लोन इज ग्रांटेड फॉर मेडिकल पर्पस। लेकिन एनी अदर लोन है, मान लो कोई पर्सनल लोन दिया गया है, अब देखा जाएगा कि एसबीआई इंटरेस्ट रेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर के पहले साल, यानी कि अब 1 अप्रैल को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था वहाँ। 1 अप्रैल को मान लो पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट था 15% से लिख लेते हैं, एसबीआई का रेट था 15%। इंटरेस्ट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय, 1 रुपया तुमसे नहीं लिया कंपनी ने। अब मैक्सिमम मंथली आउटस्टैंडिंग कितनी है, 1 लाख रुपए। फिर तुम हर महीना चुकाते जा रहे हो, फिर 90,000 रुपये हुआ, 10,000 रुपये करके चुकाते जा रहे हो, कम होता जाएगा ना। हर महीना तुम्हारी कंपनी से, तुम्हारी सैलरी से तुम्हारी कंपनी काटती जा रही है, लोन घटता जा रहा है। बस हो गया। तो करीबन तुम्हारा जो इंटरेस्ट बन रहा, मंथली इंटरेस्ट करीबन इतना हुआ, डिमिनिशिंग बैलेंस के हिसाब से इंटरेस्ट लगा 6,875 रुपये तुम्हारे परक्यूजिट की वैल्यू हुई, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी ने तुमसे चार्ज कर लिया होता 5%, ना चार्ज कर ही लिया है, तो 4,583 रुपये ये आपकी टैक्सेबल परक्यूजिट होती है ना। मजेदार टूल। तो लगभग सारे परक्यूजिट्स हम लोगों यस ने, तो हम लोगों ने परक्यूजिट्स के जितने भी टेक्स्ट के टूल्स यहाँ पे अवेलेबल थे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और बहुत ही मज़ेदार है ये, आप लोग इसको यूज़ करिएगा अभी बैठ करके, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे ओवर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी।